बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये आपको प्लेलिस्ट शो हो रही है 12th क्लास की, जिसमें जो है ना तमाम लेक्चर्स चैप्टर वाइज़ दिए हुए हैं। आप लोग डायरेक्टली गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल को सर्च करके इस प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ से वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस, कि हम जो ह्यूमन है उसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका यही तो काम है कि गैसेस को क्या करना, मतलब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, तो वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से हमारी जो सेल्स हैं उन तक कैसे पहुंचाना, और हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे एक्सपोर्ट करना, बाहर ले जाना, क्योंकि वो हमारे सेल्स के लिए या हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? एक वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, इस वजह से उसको कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है? तो ये सारा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, और आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली इसी के ऊपर है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन, ठीक है? देखें, आपको पता है 2 ही गैसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, जिनको हम अक्सर स्टडी करते हैं, तो उनमें से वही एक ऑक्सीजन होता है, एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़। हमारे जो लंग्स हैं, या आप बात कर लें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए कहाँ तक पहुँचता है? लंग्स तक पहुँचता है। उन लंग्स से फिर फर्दर वो कहाँ तक चला जाता है? टिश्यूज़ तक चला जाता है। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करता है? फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स। अपोज़िट समझ लें कि ये लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ जाता है, ये टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है? वहाँ से जाके ये हमारी बॉडी से बाहर जो है ना एक्सपेल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। देखिए 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डेड होता है। उसको हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है? 97% जो ऑक्सीजन है जो लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है? उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, या HbO2, ये इसका फार्मूला है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो किस में डिज़ोल्व होता है? प्लाज़्मा में डिज़ोल्व होता है। इस तरीके से मतलब जो ऑक्सीजन हमारे जो सेल्स जो हमारी ब्लड है वो कहाँ तक लेके आती है? सेल्स की तरफ लेके आती है। अच्छा, ये परसेंटेज डिपेंड करता है किस पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, कि लंग्स में सर जी क्या होता है, लंग्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है अल्विलाई में या एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा है, हायर पार्शियल प्रेशर है, लेकिन हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। इस वजह से क्या होता है कि वो डिफ्यूज़ होके किसकी तरफ चला आता है? हीमोग्लोबिन की तरफ चला आता है, ठीक है? यही वो कहना चाह रहा है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एनहांसेस द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है? ये आपको डायग्राम यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखें, ये डायग्राम आपको दिया गया है कि ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल के ऊपर ये ऑक्सीजन क्या होता है? बाइंड होता है, ये आपको शो हो रहा है ये। ठीक है? ये आपको यहाँ पे मतलब शो हो रहा है कि भई ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डेड हो गया है। अब ये ऑफ़ कोर्स ये कहाँ पे जाएगा? सेल्स पे जाएगा, टिश्यूज़ पे जाएगा, जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उन टिश्यूज़ को क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? सेम डायग्राम है, दोनों का मकसद एक ही था, बट मैंने थोड़ा-सा कि अच्छा दिखे इस वजह से मैंने दोनों पेस्ट कर दिए। चलें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखें, रिएक्शन कैसा है, मतलब ये कि हमने पढ़ तो लिए कि चलें ऐसा-ऐसा ऐसे मूवमेंट होता है, बट हम इसको क्या मतलब किस बेस पे और किस तरीके से, मतलब जो ऑक्सीजन है वो बाइंड होता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है? केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? HbO4। अच्छा, इसके पीछे अब एंजाइम कौन-सा इस एक्शन को या इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को या उसको ऑक्सीजन को रेगुलेट करने वाला जो एंजाइम होता है इस प्रोसेस को, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये ऐसा समझ लें इस पूरे प्रोसीजर को रेगुलेट करता रहता है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब ये कि ये इस टाइम भी जा सकता है, दोनों तरफ मूव कर सकता है, ठीक है?
अकर्स इन द लंग्स अंडर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स के अंदर ऑफ कोर्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी बेस पे क्या होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू 4 मॉलिक्यूल, ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर आपके पास ब्लड है 100 ml, मतलब फॉर एग्जांपल 100 ml ब्लड है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना कैरी होगा, तो वो 20 ml का सॉरी, इस चीज़ को मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। 20 ml, ठीक है, उसमें क्या होगा, अ, जो है ना ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इस आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे कि बेटा ब्लड 100 अगर मिलीलीटर है किसी जगह पे, स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर लें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी, 20 ml होगी, ठीक है। अब इसके पीछे वजह क्या है, मैं ये भी आगे जाके बताऊंगा, बट ये चीज़ समझ गए हो कि जो 20 ml अगर ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी, 20। अगर 100 ml ब्लड है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी, 20 ml। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, ओके। लेकिन वो जो हीमोग्लोबिन ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड लेके आ रहा है उसमें से टिश्यूज को कितना देता है वो, तो वो कितना देगा, 5 ml ब्लड जो है ना वो किसको प्रोवाइड करता है, टिश्यूज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इट इज़ इफ़ेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। ये जो मतलब ये जो कैरिंग कैपेसिटी है या फिर बेंडिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ इफ़ेक्टेड बाय टेम्परेचर, ब्लड पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो इसकी कैपेसिटी को, उसकी जो मतलब अटैचमेंट कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला वो डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा है कि आप लोग इससे मोटिवेशन लेंगे, बट आप लोगों में से किसी ने भी मोटिवेशन नहीं ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है साइंस टिटबिट्स, ठीक है, मतलब ये कि थोड़ा-सा मतलब जनरल नॉलेज की तरफ भी चले जाते हैं। देखें बेटा, अगर ब्लड होगा 100 ml, ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होगी, 15, ठीक है। अगर ब्लड कितना है, 100 ml है, तो 100 ml में से 15 ग्राम उसमें होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब उसके बाद इस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, मतलब जिसमें से एक जो ग्राम है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, वो कितना ब्लड कैरी करता है, मतलब कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जब आप इस वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, तो आपके पास कितना आएगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आएगा। मैं इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, 20 ml। मैंने लास्ट वाले स्लाइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बताई थी, आप लोगों को मैंने हीमोग्लोबिन की नहीं बताई थी। मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि जो अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होगी, 15 ग्राम होगी। तो एक जो हीमोग्लोबिन का ग्राम है वो कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है, वो 1.34। अब इसी 1.34 को आप मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आंसर क्या आएगा, 20 ml। तो अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ कि अगर 100 ml ब्लड है तो वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 20 ml। ये लास्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट, जब मतलब 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सैचुरेशन कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद चलें, ये तो ठीक है सर जी, समझ गए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें एट्रियल ब्लड की, कि वो ब्लड जो अयोर्टा से किसकी तरफ आता है, टुवर्ड द टिश्यूज़ की तरफ आ रहा होता है, ठीक है? तो उसमें सैचुरेशन कितनी होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो वो 97% सैचुरेटेड ब्लड होती है। उसमें मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, 19.4 ml ऑक्सीजन होती है, जो हमारे ब्लड से, हार्ट से किसकी तरफ आ रहा होता है, टिश्यूज़ की तरफ, सेल की तरफ आ रहा होता है। अब अगर हम बात करें, टिश्यूज़ में गैसेस एक्सचेंज होता है, सारा कुछ हो जाता है, डन है, ओके सर जी, हो गया। अब उसके बाद जब वो ब्लड रिटर्न होता है, तो रिटर्न ऑफ कोर्स वेनस मतलब सिस्टम के ज़रिए होगा। तो उसमें जो सैचुरेशन होगी ऑक्सीजन की, वो 75% होगी।
तो मतलब अगर देखा जाए तो वो 14.4 ml जो ब्लड है, सॉरी, ब्लड में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, आया 19.4 है, रिटर्न कितना हुआ 14.5, तो डिफरेंस कितना है 5% का। अब ये वो 5% जो मैं पिछले स्लाइड में भी बात कर रहा था कि इतना 5% वो जो ऑक्सीजन है वो क्या किया जाता है, टिश्यूज को दिया जाता है। ये यहाँ पे स्लाइड चेक कर लें, ये किधर है, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो 5 ml जो मतलब ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को दिया जाता है। चले, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। देखें, 3 वेज में ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट क्या है, एज अ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। सेकंड क्या है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सिलेज, इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी इसको कहते हैं। और थर्ड क्या है, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कितना परसेंटेज ट्रांसपोर्ट होगा, 70। जो कार्बा अमीनो, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेट में 23% ट्रांसपोर्ट होगा। और उसके बाद जो प्लाज्मा है उसमें कितना परसेंट वो डिसॉल्व होता है, 7% होता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बाद में डिस्क्राइब करूंगा, सबसे पहले आप इधर इस डायग्राम पे आ जाएं। ठीक है, अच्छा जी, देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यूज। और आपको पता है हमारी बॉडी के लिए ये यूजलेस है। तो ये क्या होता है कि ये फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होके ब्लड में आता है। ब्लड में ये जाके किसके साथ कहाँ चला जाता है, रेड ब्लड सेल में चला जाता है या ब्लड में चला जाता है, ब्लड सेल में चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई सर जी ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो किस में, दो चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक बाइकार्बोनेट्स में और दूसरा किस में, हाइड्रोजन में। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा टिश्यूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चलेगी, ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब वो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है और किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को रेगुलेट करने वाला कौन है, कि जिसमें कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस प्रोसीजर को रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने ये यहाँ तक तो आप लोगों को समझा दी है। इस स्लाइड को आप पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट एज मतलब बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस प्रोसीजर को रेगुलेट कर रहा है। पूरे इस प्रोसीजर को, अगला प्रोसीजर है उसको भी यही सारा कुछ यही रेगुलेट कर रहा है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ ये अनस्टेबल है और ये टूट जाता है किस में, हाइड्रोजन आयंस में और कार्बोनेट आयंस में। यहाँ तक आई होप बात क्लियर है, समझ आ गई है। ये रिएक्शन वही अपोजिट है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन एक किस्म का कह सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे ये एरो भी यूज़ कर लूँ तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे भी ये एरो यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ये एरो यूज़ कर लेता हूँ कि ये रिवर्सिबल है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं, दो चीज़ें, एक ये हाइड्रोजन और दूसरा क्या प्रोड्यूस हो गया, बाइकार्बोनेट। यहाँ पे भी देखें इस डायग्राम में ये बाइकार्बोनेट और साथ में ये हाइड्रोजन, ये दो चीज़ें। अच्छा बेटा, अब इनका क्या हशर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलें जी। भाई पहली बात तो ये कि दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी, एक यहाँ पे देख लें ये हाइड्रोजन और दूसरा ये कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है। अब जो हाइड्रोजन है, आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब वो कोई चीज़ एसिडिक बन जाती है और उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर पीएच कम हो जाए, ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाए तो हमारे सेल्स को तो फिर नुकसान है बहुत ज़्यादा। अब इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए जो हीमोग्लोबिन है वो किसके तौर पर काम करता है, बफर के तौर पर काम करता है। अब उसमें क्या होता है कि वो जो हीमोग्लोबिन था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑफ कोर्स देखें जब ब्लड रिटर्न होता है, ये जा रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन अटैच होता है पहले से, क्योंकि इसका काम ही यही है। तो अब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। अब जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो वो बनाएगा HHB, और ये जो इसके साथ ऑक्सीजन था वो
टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसको प्रोवाइड कर दिया जाता है? अब टिश्यूज़ भी खुश हो गया और साथ में जो हाइड्रोजन का मसला था जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ सकती थी, वो भी मसला सॉल्व हो गया। ठीक है? मतलब ये कि हीमोग्लोबिन ने सेल को 2 तरफ़ा खुश कर दिए। पहली दफ़ा क्या कि उसने उसको ऑक्सीजन दे दिया और दूसरी दफ़ा कैसे कि उसने उस सेल में जो प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन था जिसकी वज़ह से सेल को नुकसान होना था, उसने वो उस हाइड्रोजन को भी पकड़ लिए। तो ये 2 काम किसने किए थे? हीमोग्लोबिन ने किए थे। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि हाइड्रोजन तो उसने क्या किया वो कंबाइन हो गया हीमोग्लोबिन के साथ और उसने HHBB बना दी। बट इस बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है? वो बाइकार्बोनेट बेचारा कहाँ चला जाता है? प्लाज़्मा में चला जाता है। वो कहाँ चला गया? प्लाज़्मा में चला गया, ठीक है? मैं फ़र्दर व आगे अगर आपके टॉपिक में मतलब ये तो एक्सप्लेन नहीं किया गया बट मैं बता देता हूँ कि ये कार्बोनेट जो है ना सोडियम के साथ कंबाइन हो जाता है और उसके बाद फ़र्दर क्या होता है? बाइकार्बोनेट तो निकल गया, अच्छा अब जब रेड ब्लड सेल से बाइकार्बोनेट निकल गया तो वहाँ पे आयनिक इम्बैलेंस हो गई है भई। क्या हो गई है? आयनिक इम्बैलेंस हो गई है। मतलब आयन जो कंसंट्रेशन है वो दोनों तरफ बराबर नहीं रही। अब इस चीज़ को बराबर करने के लिए सेल के अंदर या जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है? रेड ब्लड सेल है उसके अंदर क्या किया जाता है? क्लोराइड आयन को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है? कि जब HCO3 बाइकार्बोनेट डिफ्यूज़ेज़ आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल दैट इज़ मतलब इससे इम्बैलेंस हो जाता है, आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है, इसको बैलेंस किया जाता है बाय क्लोराइड आयन्स को रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज़ करवाया जाता है। अब इससे क्या होता है मेंटेन द आयनिक बैलेंस एट रेड ब्लड सेल के अंदर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है। अच्छा, अब फैसिलिटेटेड बाय बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन मतलब यहाँ पे कुछ रेड ब्लड सेल के ऊपर कैरियर प्रोटीन मौजूद होते हैं। वो कैरियर प्रोटीन इस फंक्शन को रेगुलेट करवाते हैं कि दोनों तरफ मतलब जो रेड ब्लड सेल के अंदर आयनिक आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए मतलब ये काम करते हैं। कि जैसे ही बाइकार्बोनेट्स आयन बाहर चले गए थे तो क्लोराइड आयन फ़ौरन अंदर चले आए ताकि उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सर जी, अब ये तो बात कहाँ हो रही थी? टिश्यूज़ की बात हो रही होगी थी। ये सारा का सारा काम था टिश्यूज़ पे था। टिश्यूज़ पे चलें मैं एक दफ़ा थोड़ा-थोड़ा करके फ़ौरन बता देता हूँ। टिश्यूज़ में क्या हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब टिश्यू से रिलीज़ हुआ है, रेड ब्लड सेल में आया है। वहाँ पे वाटर के साथ कंबाइन होके उसने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन्स और बाइकार्बोनेट आयन्स में। हाइड्रोजन आयन्स के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है, उसने HHB बना दिया। HHB बना दिया, इसी तरीके से जो मतलब कार्बोनेट आयन रिलीज़ हुए वो सेल से बाहर चले जाते हैं। अब सेल से बाहर चला जाएगा तो आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगी। इस आयन मतलब इस चीज़ को दोबारा बैलेंस में लाने के लिए जो क्लोराइड आयन है वो सेल के अंदर चले आते हैं। ओके। रिवर्स रिएक्शन इन द लंग्स अब वो सारा जो मटेरियल था, ये सारा प्रोसीजर हो गया, अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भई? लंग्स में जाएगा क्योंकि उसने सेल से बाहर निकलना है, ठीक है? सेल से बाहर निकलना है, तो उसमें क्या होगा कि इन लंग्स द प्रोसेस इज़ रिवर्स, बाइकार्बोनेट आयन एंटर इंटो द रेड ब्लड सेल। बाइकार्बोनेट आयन अब दोबारा किसमें जाएँगे? रेड ब्लड सेल में जाएँगे एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड कि ये बाइकार्बोनेट आयन थे, प्रोसीजर उल्टा हो रहा है। पहले वो प्लाज़्मा में गए थे, यहाँ पे हमने बात की थी। यहाँ पे ये जो बाइकार्बोनेट है ना, वो किस में चले गए? प्लाज़्मा में चले गए। बट यहाँ पे क्या होगा? ठीक है? बट यहाँ पे क्या होगा कि वही बाइकार्बोनेट आयन अब दोबारा रेड ब्लड सेल में आएँगे। वो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन था उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे। कंबाइन होके वो बाइकार्बोनेट बना देंगे मतलब हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड बना देंगे। वो कार्बोनिक एसिड फिर फर्दर डिसोसिएट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है? अब यही फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ चला जाता है? उस एल्वियोलाई में चला जाता है और एल्वियोलाई से कहाँ चला जाता है? एनवायरनमेंट में चला जाता है, ठीक है? आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज़्ड एंड एक्सhaled, ठीक है? अच्छा, हुआ क्या है
कि वो जो हमने बात की थी पिछले प्रोसीजर में कि टिश्यू से जो रेड ब्लड सेल है वो क्या करता है कि या जो प्लाज्मा है वो सारा का सारा मूव करता है किसकी तरफ आएगा, लंग्स की तरफ आएगा। और लंग्स में क्या होगा, प्रोसीजर उल्टा होगा, बाइकार्बोनेट आयन वहाँ बाहर गया था, यहाँ पे अंदर आएगा दोबारा, वो कंबाइन होगा किसके साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ, हीमोग्लोबिन वाले। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे जाके वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड फिर फर्दर डिसोसिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से एल्वियोलाई से बाहर धकेल दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, दूसरा उसका जो सेकंड फेज था, ठीक है, कि एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बा अमीनो जो हीमोग्लोबिन था, ये 23% होता है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉट हीम के साथ अटैच नहीं होगा, हीम के साथ तो ऑक्सीजन की यारी थी ना, ठीक है, बट यहाँ पे उसकी यारी नहीं है, यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन यानी ग्लोबिन पार्ट के साथ जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर वो लंग्स में बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो क्या होता है कि वहाँ से सॉरी ठीक है, टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? और इस वजह से वहाँ पे जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद वो मूव करता है लंग्स में क्यों? वजह क्या है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज़्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन और वो लंग्स से एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है? अब दिस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इज़ डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा साइड से कम साइड की तरफ जा रहा है। लंग्स में मतलब कम था, टिश्यूज़ में ज़्यादा था, तो ये टिश्यूज़ से ट्रांसपोर्टेड हुआ टुवर्ड द लंग और लंग से वो कहाँ गया? एनवायरनमेंट में गया। और उसके बाद नेक्स्ट है एज़ अ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी अराउंड अबाउट 7% है वो जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और वहाँ से वो कहाँ पहुँचता है? लंग्स में पहुँचता है, वहाँ जाके डिफ्यूज़ हो जाता है। ये ऑक्सीजन की सेकंड कैटेगरी है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि इसकी 3% मतलब डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में जो आगे मूव करता है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की 7% है, ठीक है? तो ये लीस्ट एफिशिएंट मेथड है बट स्टिल कंट्रीब्यूट्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था, ठीक है। कुछ बच्चे मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसकी जो फीसेस हैं वो 1500 है। अब उसमें क्या होता है कि हम जब आपको समझा रहे होते हैं, एक स्लाइड समझाया, उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग है वो की, जब तक वो आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आता हम आगे मूव नहीं करते। थर्ड चीज़ ये है कि आपको कुछ भी 24 आवर्स हमारे जो है ना ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको तमाम जो सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर की जाती हैं, क्वेश्चन पेपर शेयर किए जाते हैं एटसेट्रा, सारी चीज़ें जिससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या है बेटा, कि फोर्थ ये है कि आपको जो है ना हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इज़िली वॉच कर सकते हैं, आपके साथ मतलब हर तरह की कोऑपरेशन की जा रही है, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को सीरियस लें। फिफ्थ चीज़ ये है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है? बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं जो 500 में ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएँ, 500 वाला काम और 1500 वाले काम में क्या डिफ़रेंस होगा? 15 वाला काम बेटा ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, और ये जो 500 वाला है ये चूना लगाने वाला काम है। 100 बच्चे आ गए, 100 को रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिए, भाड़ में जाए जो कुछ हुआ, हुआ। हमने तो शेयर कर दिए ना भई। भई उसमें आपके साथ कोऑपरेशन नहीं होगी, आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, ठीक है? मुझे ये बताएँ, एक माइटी जो ज़िंगर बर्गर है, माइटी बर्गर या माइटी पिज़्ज़ा, माइटी पिज़्ज़ा की क्या प्राइस है? राउंड अबाउट 2500 के आसपास है। तो मुझे ये बताएँ, आप 1 हफ्ते में कितने 1 महीने में कितना पिज़्ज़ा खा जाते हैं? एटलीस्ट 4 तो खा जाते हैं ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 10,000 के तो आप पिज़्ज़े खा जाते हैं। लेकिन आप इसके बारे में सोचें जो आपको 1500 में मिल रहा है सिर्फ़। तो बेटा इस बारे में सोचें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमें जॉइन करें, ठीक है? और अपना जो ऐसा समझ लें जो फ़ज़ूल में जहाँ-जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं, तो उनसे बेहतर है कि आपको मतलब 100 गुना बेहतर है ये प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपको फ़ैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।